हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामान्य विज्ञान की जो हम लोग की क्लासेस चल रही थी उसमें जो सेगमेंट फिजिक्स का था, उस फिजिक्स के सेगमेंट में लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जहां तक पहुंच गए थे वो था वर्क। जहां से शुरू किया था सर वो मोशन इन 2D था, और उन 2D के मोशन में दो जो मोशन थे वो आते थे। जो स्पेसिफिक मोशन था वो आता था अपना प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य गति। दूसरा सेक्शन आता था सर सर्कुलर मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन में हमें वर्क डन वाली चीज भी पढ़नी थी। इस वजह से हमने कल की क्लास में एनर्जी को डिस्कस किया था। एनर्जी को डिस्कस करने के बाद हम जिस सेगमेंट पे पहुंचे थे वो था अपना वर्क का। ठीक है, अब उस क्लास में बहुत से सारे केसेस डिस्कस हुए थे, जैसे जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो लिफ्ट वाले केस हैं या जो मास वाला केस है या जो वेट वाला केस है वो अधिकतर हम लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला केस है वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उनको उनको हमको करने के लिए हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो उन्हें आपको देखो, अगर आप उनके थ्रू गुजर गए तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है रेक्टिलिनियर मोशन में वही सेम ग्रेविटेशन में आ जाएगा, है ना। तो अगर आपने FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया या आपने लॉज ऑफ मोशन में जो भी एप्लीकेशंस है वो सीख लिए, तो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आपको थोड़े आसान लगने लगेंगे। ठीक है, इतनी बात थी। अच्छा, अब वर्क डन में मैंने आपको बताया था कि भैया फोर्स यदि बॉडी पर लगा, बॉडी डिस्प्लेस हुई, तो हमने कहा हमने वर्क किया। ये फिजिक्स की डेफिनेशन है ना। जैसे हमने आपसे कहा कि देखो जो वर्क डन आता है वो कुछ ये आता है, W बराबर F.D। सर ये D कहां से आया, सॉरी डॉट कहां से आया? तो कहोगे वर्क डन कैसी राशि है? आप कहोगे स्केलर, आप कहोगे स्केलर यानी कि अदिश। इसमें हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन हमें इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से हम इसको क्या लेते हैं, अदिश। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया था तो वेक्टर रिप्रेजेंट में FD cos थीटा लिख रहे थे, और अगर मैं FD cos थीटा लिखूंगा तो आप मुझे बताओ, आप कहोगे F और D cos थीटा वाली चीज है। ये कैसे आया? तो मैंने आपको बताया कि मान लो ये एक बॉडी है, इस पर ये फोर्स F लग रहा है, ये डायरेक्शन अगर थीटा है और ये बॉडी मूव करके यहां आ गई, तो कहोगे ये डिस्टेंस D। इधर की ओर कंपोनेंट F cos थीटा, तो बताओ जो वर्क डन है क्या वो F cos थीटा और साथ में D नहीं आया? बिल्कुल आया, यही तो है। अच्छा, अब जो तीनों केस थे यानी कि फर्स्ट जिसमें वर्क को हमको क्या लेना है, पॉजिटिव। कौन सी सिचुएशन में वर्क पॉजिटिव आएगा? कौन सी वो सिचुएशन है जिसमें वर्क नेगेटिव आएगा? और कौन सी सिचुएशन में जो वर्क है वो क्या आएगा? तो कहोगे शून्य या 0। ठीक, तो अगर थीटा के रिस्पेक्ट में देखें, देखो तो यहां पर जो कॉस थीटा है, कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक में पॉजिटिव होती है? ठीक, आप कहोगे कॉस की वैल्यू अगर हम 0 से 30 होते हुए 45, 60 और 90 तक जाएं, तो 0 पर 1, 30 पर √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पर 0 हो जाती होती। मतलब अगर हम वर्क को लें तो पॉजिटिव कुछ इस सिचुएशन में मिलेगा जब थीटा 0 के बराबर हो और
90 से क्या हो छोटा, 90 से क्या हो छोटा। अच्छा, क्या जीरो भी ले लें? तो बिल्कुल ले लें, क्योंकि कॉस अगर मैं जीरो रखूंगा तो वो वैल्यू कितनी देगा 1, और वो क्या होगी पॉजिटिव। एग्री? चलो अब बताओ, तो यहां वर्क डन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब समझे कि अगर फोर्स इस दिशा में लग रहा हो, इनका कंपोनेंट 90 तक या 90 से जस्ट छोटे तक करोगे, तो जहां बॉडी मूव कर रही है वहीं पर फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में। इस वजह से वर्क क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, कल मैंने बताया था ना अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कहां खींचती है mg के थ्रू नीचे, और अगर वो पार्टिकल भी कहां जा रहा हो नीचे, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम करेंगे ना, हम डिस्प्लेस कहां करेंगे ऊपर, और ग्रेविटी कहां है नीचे, तब बताओ एंगल कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो देखो वर्क डन पॉजिटिव जब थीटा की वैल्यू 0 या उससे बड़ी लेकिन 90 से छोटी होती है। एग्री? अच्छा, इधर बताओ, अब बताओ वर्क जो है वो नेगेटिव किस सिचुएशन में आएगा। तो वर्क के लिए अगर नेगेटिव सिचुएशन हमें लेनी है, तो बताओ जो थीटा है वो सीधी सी बात है 90 तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता। 90 से ले लें बड़ा, और 180 के बराबर या उससे छोटा। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बात है कि वर्क डन मुझे क्या मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन जो लगता है वो हमेशा कहाँ लगता है बॉडी की विपरीत दिशा में। अगर बॉडी मूव कर रही है इधर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इधर। अब वो स्टैटिक हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है ना। तो मुझे बताओ, बॉडी इधर मूव करे और फ्रिक्शन अगर इधर लगे, तो बताओ दोनों के बीच में यहां भी एंगल कितना होगा 180। और अगर 180 एंगल होगा, तो मुझे बात बताओ वर्क डन क्या नेगेटिव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ऐसे ही थर्ड की बात करो, जब वर्क डन जीरो, तो वर्क डन जीरो के अलग अलग केसेस निकलेंगे। जैसे फर्स्ट केस मैंने कहा, सर एक काम करो, आप कोस थीटा की वैल्यू कोस 90 ले लो, और 90 भस्म कर देगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। और जब ये 0 एफ और डी से गुणा आएगा, गुणा होगा, तो पूरा का पूरा वर्क क्या कर देगा 0। अच्छा, ये संभव कब है? जैसे मैं आपसे कह दूं कुली है, वो कुली जो है वो बाहर लिया है, तो मुझे बताओ अगर वो पुश कर रहा है या लिए हुए ही है अपने ऊपर वजन को, और वो मूव कर रहा है सीधा, तो देखो ये है mg और मूव कर रहा है इधर, तो बीच का एंगल कितना हुआ 90। और अगर बीच का एंगल 90 हुआ, तो मुझे बताओ वर्क डन कितना होगा 0। ठीक, अच्छा, अब कोई जरूरी है यही हो? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, डिस्प्लेसमेंट ही ना हो यहां पर, तब भी वर्क डन कितना होगा 0। जैसे हमने एक किसी वर्कर से कहा इस दीवार को आप आज की डेट में यहां से तोड़ ताड़ के हटा दो, लेकिन ये मजबूत थी, उसने खूब फोर्स लगाया, लेकिन इस दीवार को तोड़ने में नाकामयाब रहा, मतलब डिस्प्लेस नहीं कर पाया। तो बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो वर्क डन उसके द्वारा कितना होगा 0। कितना होगा 0। देखो एक ही आ गया। या मैं एक बैग को लिए हुए खड़ा हूं, बताओ नीचे तो नहीं ले रहा हूं, मैं लगातार पकड़े हूं, लेकिन मैं अगर डिस्प्लेस नहीं हो रहा हूं, तो यहां पर मेरी मसल्स तो दर्द करेंगी, लेकिन फिजिक्स के रिस्पेक्ट में अगर वर्क की डेफिनेशन देखें, तो वहां पर मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। बात समझ में आई? तो देखो, चाहे वो बैग वाला केस हो जाए, चाहे सर वो वर्कर वाला हो जाए, किसी भी सिचुएशन में वर्क नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो ये बात तो हो गई थी हम लोग की किसकी, वर्क डन की। अब वर्क डन समझने के बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना।
वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी जो थ्योरम कहती है, आपको केवल उसको याद भर रखना है, उसका कहाँ से निगमन हुआ वो आपके लिए यूजफुल है नहीं। तो देखो, जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है। बात समझ में आई? यानी जो वर्क डन है, अगर मैंने कह दिया देखो ये कोई बॉडी थी एम मास की, इसकी वेलोसिटी कितनी थी v1, कुछ देर बाद इस मास तो चेंज नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होके v2 हो गई। तो बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो आप कहो हाफ एम v1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी, और हाफ एम v2 स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल। अगर ऐसा है तो आप डेल्टा के अगर निकाल लोगे तो वो क्या देगा, हाफ एम v2 का स्क्वायर हाफ एम v1 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर वो कह दे इनिशियल में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो अगर यहां पर आप फिर से रखोगे तो वर्क डन कितना आएगा, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस के 0, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एम v2 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर वो हमसे कुछ ऐसे कह दे कि देखो, ऐसे कह दे, देखो मान लो ये चार्ज ले ले, ये प्लस क्यू चार्ज था और इसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी थी v1, अब ये चार्ज था, इसकी वेलोसिटी कितनी है v2, और वो मुझे कुछ पोटेंशियल v दे दे। पोटेंशियल यानी विभव, विभव आप अभी के लिए समझ लो, जो टंकियों में पानी का जो लेवल है, अगर वो एक में हाई है और एक में लो है तभी पानी बहेगा, अन्यथा की कंडीशन में तो नहीं बहेगा। जैसे ये मेरा मान लो समतल हाथ है, इस पर पानी मैंने डाल दिया, वो पानी क्या आगे बढ़ेगा, नहीं, लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया तो वो पानी बढ़ा। मतलब डिफरेंस होना जरूरी है किसी भी चीज को बहने के लिए। हम अगर करंट की बात करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो होगा पोटेंशियल का, जिसको हम बोलेंगे विभव, जिसको हम क्या बोलेंगे, विभव। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, अगर मैं ऐसा लूंगा तो देखो वही वर्क डन, और सर हाफ एम v1 स्क्वायर, सॉरी v2 स्क्वायर हाफ एम v1 स्क्वायर करूंगा, और यहाँ जो वर्क होगा उसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, जैसे आगे इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग देखेंगे कि पर यूनिट चार्ज को लाने में फील्ड के अंदर हम जो वर्क करते हैं उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो W है उसकी जगह मैं लिखूंगा Q डेल्टा V, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक है। अब अगर वो कहे इनिशियल में ये जो चार्ज है जिसका मास m है वो रेस्ट में है, तो बताओ अगर रेस्ट में होगा तो इसकी वैल्यू हम लोग कितनी भर देंगे, जी। तो जैसा क्वेश्चन होगा हम उसी के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक। अब इन्हीं से बहुत सारे मोमेंटम के भी क्वेश्चन बनते हैं। अब वो आप टाइप ऑफ क्वेश्चन तब ही देख पाएंगे जब आप PYQ लगाएंगे। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। चलो अब जैसे जो कल की क्लास थी उसमें 4-5 क्वेश्चन थे जो आपके PYQ में आए थे, है ना, उनको यहां सीक्वेंस वाइज में लिख लेते हैं। एक लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इधर लेते हैं बेस्ड ऑन मोमेंटम, और मोमेंटम कौन सा, लीनियर, है ना। और इधर आप कुछ भी ले लो, मान लो लिफ्ट वाला ले लो, या भी देख लेते हैं। ठीक, देखो तो जो पहला आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, देखो देखो एक बॉडी है, ये वो ड्रॉप की जाती है
और किस एक्सेलरेशन से, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मतलब ये जी है, जी के तहत ही वो कहाँ आ रही है, नीचे। तो अगर वो नीचे आएगी तो वो कह रहा है सर यहां आने पर वेलोसिटी कितनी होगी। अगर ड्रॉप की जाएगी वस्तु तो बताओ u कितना होगा, 0। और v बराबर हमको मोशन पता है, समीकरण मोशन के v बराबर u प्लस g है ना, तो g t। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, क्या समय दिया जा रहा है, तो देखो बिल्कुल दे रहा है 3 सेकंड बाद। वो यहां टकराया नहीं, वो कह रहा है ड्रॉप कर दी, तो 3 सेकंड बाद उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को आपको बताना है। तो बताओ v बराबर ड्रॉप कर रहे हैं तो u तो 0 आया, प्लस g आप जानते हो 9.8 और t स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर में 9 ले लूं, और ये gt है ना, तो केवल 3 गुणा कर दो, 8 3 24, 2 9 3 27, 28 29, 29.4 मीटर पर सेकंड। ये तो आसान है, आप कर लोगे। देखो दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कि जो P है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, उसमें P में वो कह रहा है 20% की इंक्रीमेंट किया जाता है, 20% का इंक्रीज किया जाता है मोमेंटम में। तो वो हमसे पूछता है काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज, अब कह लो इंक्रीज या डिक्रीज, कितने का होगा। तो कल मैंने आपको बताया था K बराबर हाफ एम वी का स्क्वायर, एम से मैं अगर गुणा और एम से ही भाग करूं तो मुझे मिल गया था पी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये क्या था K, मास तो चेंज नहीं हो रहा, और बताया था ये P इंटू पी के रूप में लिख लो। तो आप बताओ अगर K को मैं लिखना चाहूं तो वो P इंटू पी के रूप में लिख दूं, और P में चेंज हो रहा है कितना, 20%, यहां कर दूं, और इंक्रीज हो रहा तो 20/100 लिख दूं, और 20 और ये 5, तो पहले मोमेंटम कितना था 5, एक ज्यादा होके कितना हो गया 6, 5 और एक ज्यादा होके कितना हो गया 6। तो बताओ P इंटू पी इनिशियल का कितना है 25, और P इंटू पी फाइनल कितना है 36। मुझे बताओ कितने का चेंज है, 11 का, किस पर, इनिशियल पर, गुणा कितने का 100 का, 25 चौके 100, 11 चौके कितना गया 44%। अब बताओ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो P को आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली K भी बढ़ेगा, और P को घटाओगे तो ऑटोमेटिकली K भी घटेगा। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 44%। क्या, इंक्रीमेंट, वृद्धि, किस में, काइनेटिक एनर्जी में। एग्री, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, हाँ देखो लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन जो है वो देखो कुछ ये है। देखो वो कह रहा है आपसे, देखो ये नाव थी और इसमें एक बंदा था, अब वो कूदा, तो जिस वेलोसिटी से कूदा उसको वेलोसिटी ऑफ मैन बोल दो। अब वो वेलोसिटी जो थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही वो कूदा तो ये बोट भी कहाँ गई, पीछे, ये बोट कहाँ गई, पीछे। तो जो बोट की वेलोसिटी थी, ध्यान देना, जो बोट की वेलोसिटी थी वो कहाँ आई, पीछे की ओर। तो वो जो पीछे की ओर वेलोसिटी आई, एक मिनट, जो पीछे की ओर वेलोसिटी आई वो कह रहा है पीछे की ओर जो बोट की वेलोसिटी है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड आती है। समझ में आई। आप बोट पर बैठे थे, बोट के साथ थे, अब आप किसी वेलोसिटी से कूदे तो बोट भी पीछे हटी। अगर बोट पीछे हटी और वो कहे अगर आपका मास कितना है, आपका मास दिया हुआ हो कितना,
ठीक है, वो कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है जो बोट है ना, बोट का जो मास है वो आपका कितने गुना है। ठीक है, आपको ये बताना। क्या करें इसमें हम, थोड़ा सा सोचो और बताओ हम इसमें क्या करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दें। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जीरो है, तो कंजर्व रहेगा रेखीय संवेग। शुरू में हम इस बोट में ही हैं, तो बताओ अगर मैं अपना मास ले लूं स्मॉल m और बोट का ले लूं कैपिटल M, और चूंकि स्थिर है तो जीरो ले लूं। अब अगर मैं कूदा इधर तो बोट जाएगी डिफरेंट दिशा में। मेरा मास कितना है, मान लो बोट का मास है m, ठीक है, और देखो बोट की वेलोसिटी कितनी दे रहा है, पॉइंट के 5। अब मुझे बताओ अगर मैं इधर और बोट पीछे, तो क्या मैं यहाँ माइनस ले लूँ और मैं क्या अपने मास को m लिख लूँ और साथ में अपनी वेलोसिटी को क्या 5 लिख दूँ। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 m दैट इज इक्वल टू आएगा। तो बताओ बड़ा कैपिटल M, छोटा स्मॉल m, और ये 5 और ये 0.5, इससे इसको हटाया। ठीक है, तो बताओ बोट का जो मास है वो तुम्हारा या व्यक्ति का कितना है, 10 गुना। बात समझ में आई। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का हमने एक लाइन का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चलो तो कितना आ गया, 10 गुना। ठीक है, अब मान लो वो वेट दे दे, यहां कह दे आपका 10 किलोग्राम है और वेट का बोट का 100 किलोग्राम है, तब भी आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये पांचों क्वेश्चंस जो केस थे ना, केस 1, 2, 3, 4 और 5, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे जाए सर, एसेलरेशन नहीं है, फोर्स नहीं होगा, और अगर ऊपर जाओ और नीचे जाओ तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आता है। और एब्सेंस ऑफ एसेलरेशन इस केस में अपवर्ड में या डाउनवर्ड में होगा जीरो, यानी जो आभासी मान है वो ट्रू वैल्यू के बराबर होगा। यही तो था। अब एसेलरेशन से गोइंग अप जाती थी तो हम नीचे लगा देते थे क्या, स्यूडो। मैंने कहा था सीधा आप बना लो, सीधा ऊपर एसेलरेशन से जा रही है, दैट मीन्स आर बड़ा है, एम जी छोटा, एम ए इतना आ रहा था, और यही आ रहा था एम जी प्लस एम ए, यानी बढ़ जाता। यही एसेलरेशन डाउन हो तो घट जाएगा। अचानक से ब्रेक कर दो तो देखो वो आ गया, वेटलेसनेस, भारहीनता की स्थिति, जब फॉल फ्री कर जाए। ठीक है ना, ऐसे ही देखो क्या था, अगर जिस वेलो एसेलरेशन से नीचे जा रही है वो जी से क्या हो जाए ज्यादा, तो उठ के आप सिर जो है ना वो आपका लिफ्ट में लग जाएगा। देखो वाइल गोइंग डाउन, नीचे एसेलरेशन लिफ्ट का मोर हो जाए, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, देन द बॉडी इन द लिफ्ट रेज उठ जाएगी टुवर्ड द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, चलो तो ये 5 केस हो गए हम लोग के, किसके, वेट के। समझे। इसी में मैंने कल आपको ये भी बताया था, अगर रिलेटिवली लाइट जो है उसकी वेलोसिटी से बहुत कम हो, तुलना अगर करो, आप जाओ 100 मीटर पर सेकेंड, कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, अरे किलो भी ले लो, तो बताओ लाइट जो है वो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती। इसके कंपेरेबल में ये बहुत अगर शॉर्ट हो तब कोई दिक्कत नहीं है। मास की वैल्यू अगर बताओ, मास वो चेंज नहीं है, नो चेंज। लेकिन जो वेट है ना वो क्या mg है, वो एक प्रकार से फोर्स को ही दिखाता है ना।
तो वेट तो चेंज होगा अगर आप यहां से चंद्रमा पर जाओ, आप यहां से किसी भी प्लेनेट पर जाओ, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक। मास में नो चेंज, बट वेट में चेंज होगा। जैसे आप कहो सर चंद्रमा पे चले जाओ, तो वहां पर जो जी है वो G/6 है, मतलब आप अपने आप को कैसा महसूस करोगे? हल्का। ठीक है? ठीक, चलो ये केस अपने हो गए। अब हम बढ़ते हैं, ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक है, अब देखो हम बढ़ते हैं आगे अपने इस पर, वर्क हो गया। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी हो गई। कार्य का मात्रक जूल होता है, CGS में डाइन होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लो किसकी? सर्कुलर मोशन की। तो देखो नाम से ही देखो स्पष्ट है, सर्कुलर मोशन। ठीक, अभी देखो वर्क डन का बहुत सारी चीजें आएंगी, हम इसी में देख लेंगे उसको। ठीक, देखो आप कहोगे सर वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, कोई बॉडी कुछ इस टाइप से मोशन करे कि वो जो पाथ ले वो पाथ क्या हो? सर्कुलर। तो उस बॉडी की जो गति है उसको क्या बोलोगे? वृत्तीय गति। अब अगर मैं आपसे कहूं कि वृत्तीय गति 1D है कि 2D है कि 3D है, आप क्या उदाहरण दोगे, मतलब आंसर दोगे? 2 डायमेंशनल मोशन में एक स्पेसिफिक केस था प्रोजेक्टाइल का, प्रक्षेप गति का, और दूसरा जो उदाहरण है वो किसका है? वृत्तीय गति का। तो जो सर्कुलर मोशन है वो हम लोग का कैसा मोशन है? 2D, 2 डायमेंशनल मोशन है। अब एक रस्सी से मैं एक छोटा सा पार्टिकल बांध के कुछ यू राउंड में घुमाऊं, तो देखो ये कैसा है? आप कहोगे ये, आप कहोगे क्षैतिज वृत्ताकार पथ। और अगर उसी को मैं कुछ ऐसे घुमाऊं तो आप कहोगे ऊर्ध्वाधर। और अगर मैं ऐसे घुमाऊं, जैसे इसको पकड़ के ये कांस्टेंट रख के ऐसे घुमाऊं, तो देखो ये शंकु के आकार का बन रहा ना, इसको भी हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल। क्या बोलेंगे? वर्टिकल। ठीक, तो देखो आपने जब 1D देखा था तो वहां वेलोसिटी v आ रही थी ना, और आपने कहा था विस्थापन की दर को हम वेलोसिटी v बोलते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन आ रहा था, आपने कहा था वेग परिवर्तन की दर को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये तब था जब रेक्टिलिनियर मोशन था, है ना? अच्छा, अब अगर सर्कुलर पाथ पर है तो मुझे बताओ, यहाँ जो वेलोसिटी v लेते हैं जिसको रेखीय वेग बोलते हैं, यहाँ पर अगर वृत्तीय गति में बात करो तो उसको कोणीय वेग बोलते हैं, जिसको हम ओमेगा लिखते हैं। और आपको पता है अगर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो आप मुझे बताओ कोण बराबर क्या होता है? मान लो ये चाप या आर्क है S, और त्रिज्या कितनी है? R है। तो जब वृत्त में गति करता है तो वहां पर जो कोणीय वेग होता है उसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग। देखो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा ही तो चेंज हो रहा, तो जितना टाइम चेंज और जितना थीटा चेंज उसी के रेशियो को हम लोग बोलेंगे कोणीय वेग। अच्छा, अब यहां पर आया था एलएस एक्सेलरेशन, तो यहां पर आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन और उसको लेंगे हम अल्फा। तो कोणीय वेग की दर को हम क्या बोलेंगे? कोणीय त्वरण। क्या बोलेंगे? कोणीय त्वरण। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप बताओ, यहां वेग मैंने लिया और मैंने आपसे कहा सर मात्रक बताओ, तो थीटा क्या आएगा? रेडियन। और टी क्या आएगा? सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड किसको दर्शाएगा? ओमेगा, यानी कि कोणीय वेग को। अच्छा, मैंने कहा ये, आप कहोगे सर रेडियन पर सेकेंड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब एक रिलेशन आता है
जिसको हम बोलते हैं v बराबर r ओमेगा, जहां v रेखीय वेग और ओमेगा कोणीय वेग है, और r वह पाथ है जिस पर वो जो हम लोग का पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा। ठीक, तो अगर याद रखना चाहो तो याद रख लो, नहीं तो शॉर्ट रूप में आप यहां देख लो, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। हमको लाना है क्या, v बराबर r ओमेगा। ठीक, अच्छा आप मुझे बताओ कि मैं कुछ ये लिख दूं, ओमेगा अगर लिखना चाहूं कोणीय विस्थापन की दर, ऐसे लिख दूं, तो अगर मैं यहां रखूं v, तो ये ले लूं r और ये लिख दूं थीटा और ये लिख दूं t। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ये तो मुझे लाना है ना, ये लाना है, तो चलो अभी इतना देख लो ये। ठीक, अच्छा v बराबर क्या होता है, चाल बराबर, तो कहोगे दूरी, दूरी बटे समय, ऐसे कहोगे ना, दूरी बटे समय। अच्छा अब बताओ t को मैं थीटा अपन ओमेगा लिख दूं, थीटा लिख दूं और ये ओमेगा लिख दूं, ओमेगा ऊपर पहुंच गया। ठीक ना, चलो परेशान मत हो, सीधा याद रख लो v बराबर r ओमेगा, है ना, हमें ड्राइव तो यहां करना नहीं है। अच्छा बस ये v बराबर r ओमेगा। ठीक, अच्छा इसके आगे आपने अभी हल कहा, ये है क्या, कोणीय त्वरण, और ये क्या है, रेखीय त्वरण। क्या इनमें कोई संबंध आ पाएगा, क्या इनमें कोई संबंध आएगा? तो आप अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ए लेता हूं या अल्फा लेता हूं, तो वो होता है ओमेगा अपॉन टी, और ओमेगा जो है देखो v बराबर आपने बताया r ओमेगा, तो ओमेगा को क्या मैं v ओवर r लिख दूं, तो v ओवर r, और ये क्या लिख दिया मैंने, t लिखा। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी अपॉन टाइम को ही तो मैं लीनियर एक्सेलरेशन बोलता हूं, रेखीय त्वरण। तो बताओ अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, a अपॉन r, यहां से a एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा इंटू r। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं? तो देखो, देखो v बराबर, देखो ये r ओमेगा लिखा है ना, v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा, और दूसरा क्या है, अल्फा बराबर ओमेगा टी, और देखो ए बराबर अल्फा इंटू आर। ठीक है, अल्फा इंटू आर, ए बराबर अल्फा इंटू आर। ठीक, देखो ये चीज आपने समझ ली। अब देखो काम की जो चीज है वो क्या है, कि देखो, देखो समझो, आप मुझे ये बताओ कि ये अगर एक सर्कुलर पाथ है, या आप ऐसे बना लो इसको, ऐसे ले लो, देखो आपने ऐसे ये ले लिया सर्कुलर पाथ। ठीक, और कोई बॉडी अगर मूव करेगी, ठीक है, किस पाथ पर, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, तो आप मुझे बताओ, समझना, देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि 20 कह लो कि मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कोई पार्टिकल घूम रहा है इस सर्कुलर पोजीशन में, अगर ऐसा हो रहा है, तो आप मुझे बताओ, अगर आपने स्पीड बोल दी क्या, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन आप मुझे बताओ हर एक क्षण पर, देखो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर एक सिचुएशन में इसकी जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही, और अगर स्पीड कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी जो कि वेक्टर है, डायरेक्शन की वजह से वो चेंज हो रहा, तो यहां पर तुम मुझे बताओ हर एक सिचुएशन में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होगी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट आते हैं, परिमाण भी और दिशा भी। इतनी बात है, तो कभी भी कोई भी जो बॉडी है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो उसके लिए एक अंदर की ओर फोर्स की आवश्यकता होगी,
और वो जो फोर्स होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और ये होता कितना है? तो ये निकल के आता है mv²/r। मतलब सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए एक एक्सेलरेशन की जरूरत होगी और वही मास से गुणा होके क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? mv²/r। अच्छा, अभी हाल मैंने आपको क्या पढ़ाया? v बराबर r ओमेगा। तो r ओमेगा का स्क्वायर और ये r। मुझे बताओ m r² ओमेगा स्क्वायर और नीचे r, ये r इसको हटाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आई। और अगर मैं आपसे कह दूं एक्सेलरेशन कितना है, कह दोगे v²/r। अच्छा, v बराबर r ओमेगा होता है। मैं अगर यहां रखना चाहूं तो r² ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में r। r से r काट दूं तो ये कितना आ जाएगा? r ओमेगा स्क्वायर। ये भी क्या होगा? एक्सेलरेशन। चूंकि ये सेंट्रीपिटल है, अभी केंद्रीय है, इस वजह से हम इसको लिखेंगे सेंट्रीपिटल। हम इसको लेंगे सेंट्रीपिटल। ठीक है, लेकिन ये यूनिफॉर्म स्पीड वाला ना हो के क्या हो जाए? नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो जाए? नॉन यूनिफॉर्म। तो वहां पर दो काम करेंगे फोर्स। एक होगा सेंट्रीपिटल जो होगा केंद्र की ओर, और एक होगा टेंजेंशियल जो इस रेखाओं, इस पूरे पाथ के क्या होगा? टेंजेंट, स्पर्शी। ठीक है, चलो। तो अगर मैंने यहीं आपसे कहा एक समान वृत्तीय गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, किया गया कार्य कितना होता है? आप कहोगे हमने पढ़ा है वर्क डन का फॉर्मूला, वो कहता है एफ डी कॉस थीटा। हमेशा सर्कुलर पाथ जो कि यूनिफॉर्म होगा, फोर्स कहाँ आएगा? सेंटर की ओर। और देखो ये जो विस्थापन है ये कहाँ जाएगा? टेंजेंशियली। तो आप मुझे बताओ फोर्स यहाँ और विस्थापन यहाँ, फोर्स यहाँ और विस्थापन यहाँ, तो बताओ दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। और अगर ऐसा है तो cos 90 इस पूरे को खत्म कर देगा और वर्क डन कितना आ जाएगा? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हम वर्क डन निकालते हैं वो कितना आता है? 0। कितना आता है? 0। बात समझ में आई? चलो देखो यही सब यहां पर लिखा हुआ है। अब उदाहरण के लिए बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। देखो जैसे इसके आगे भी लिखा होगा यही कि क्या क्या इनके एप्लीकेशन है। देखो दिया है ना, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करती है अगर कोई फोर्स हो जो हमेशा डायरेक्टेड हो सेंटर के, किसकी? उस सर्किल के। तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स में ऑलवेज कितना होता है? 0। ये बताया। एफ जो एक्सेलरेशन है, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो mv²/r होता है और यही mr ओमेगा स्क्वायर होता है ना। इन क्वांटिटियों को चलते रहना, मतलब देखते रहना। अल्फा कोणीय त्वरण, ओमेगा कोणीय वेग, ए रेखीय त्वरण, वी रेखीय वेग। ठीक है, चलो इतनी बात हुई। अब कोई भी फोर्स हो नेचर में, देखो एनी ऑफ द फोर्स, ये चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो और चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर सकते हैं। मतलब कहने का यहां ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तभी आएगा जब बॉडी मूव कर रही होगी सर्कुलर पाथ में।
तो फ्रिक्शन वाली जो फोर्स की वैल्यू है वो सेंट्रिपेटल फोर्स में यूज हो सकती है, ग्रेविटेशनल भी यूज हो सकता है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी यूज हो सकता है। कैसे? तो देखो इसी के देखो नीचे लिखा हुआ है, वैसे आप समझ लो। देखो जैसे मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन है ना, और ये है नाभिक। तो बताओ, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ये किसका पोस्टुलेट है? आप कह दोगे रदरफोर्ड का है। उसके आगे बोर भी आए, उन्होंने भी यही तो कहा था। तो अगर घूम रहा है तो बताओ, घूमने के लिए तो सेंट्रिपेटल फोर्स की जरूरत होगी, और वो सेंट्रिपेटल फोर्स कितना होता है? mv² / r। अब वो यहां कहां से आएगा? तो आप कहोगे इस नाभिक का आकर्षण किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। वही इस सेंट्रिपेटल फोर्स को लाने में सहयोग करेगा। तो यही mv²/r ये होगा 1/4πε0, या आप सीधा समझ लो k, है ना, क्योंकि यहाँ फिजिक्स में तो घुसना नहीं। k और साथ में क्या है? इनका जो चार्ज है तो ZE और का स्क्वायर, और जो दूरी होती है वो क्या? r²। तो देखो, जो कूलाम्बियन फोर्स है वही तो यहाँ सहायता कर रहा है इसको घूमने के लिए सर्कुलर पाथ में। एग्री? वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और वैसे ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे देखो, जब मान लो ये स्लोपी रोड होती ना, ये जैसे कुछ ऐसी रोड रहती, या अगर कोई टर्न करना हो तो अगर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा हो या बराबर हो सेंट्रिपेटल फोर्स के, तब तो आप आराम से उस मोड़ को क्रॉस करते हुए निकल जाओगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन कम हुआ, मान लो ग्रीसिंग हो गई, या चिकना रोड हो गया, या मिट्टी उस रोड पर पड़ गई, तो फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं होता है सेंट्रिपेटल फोर्स के। इस वजह से हम लोग गिर जाते हैं। देखो यहीं कहीं लिखा होगा। सबसे पहले तो देखो ये लिखा है कि जो साइकिलिस्ट है ना वो बेंड कर लेते हैं, अपने आप को झुक जाते हैं, मतलब बेंड कर लेते हैं। कब? सेंटर ऑन अ टर्न वाइल टर्निंग ऑन। देखो सेंट्रिपेटल फोर्स पाने के लिए, देखो अगर कोई सर्कुलर जगह है तो सेंट्रिपेटल फोर्स जरूरी होगा ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे चल रहा। तो उसको पाने के लिए वो अपने आप को बेंड कर लेते हैं, है ना, मोड़ लेते हैं। अच्छा, वैसे ही देखो जनरली हम देखते हैं बरसात के समय में स्कूटर से स्लिप कर जाते हैं टर्निंग रोड पर। उसका रीजन बताया, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अब वो काइनेटिक ही होगा, वो अगर बड़ा हो और बराबर हो किससे? mv²/r से, तब तो हम लोग सेफली आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये क्या हो गया? कम, और चाहिए हो मुझे क्या? ये क्या हो जाए? कम। ठीक, तो हम लोग स्किड कर जाएंगे, गिर पड़ेंगे। ठीक, वही लिखा है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि टायर और रोड के बीच जो फ्रिक्शन है ना वो क्या हो जाता है? कम, और वही हमको नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। अगर फ्रिक्शन कम, सेंट्रिपेटल फोर्स कम, और फलता जो सर्कुलर मोशन की आवश्यक कंडीशन है mv²/r वो पूरी नहीं हो पाती। ठीक, आगे देखो यही लिखा है। सेफली यदि फोर्स ग्रेटर है क्या इसके? रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल के ग्रेटर या बराबर, है ना। वैसे ही जो सर्कुलर पाथ के जो रोड है, भाई जरूरी थोड़ी ना बहुत बड़ा व्हीकल हो तब कहाँ से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। तो अगर मान लो ट्रेन है और सर्कुलर पाथ को ले रही है, तो कुछ ऐसा उठा के, अगर ये ट्रेन ऐसी चल रही है ना, तो इसको बगल वाले को हम थोड़ा सा उठा देते, मतलब कुछ ऐसा रोड बनाते हैं, ऐसा ट्रैक बनाते हैं कि जो हमको आवश्यक सेंट्रिपेटल फोर्स है वो मिल जाए, है ना।
इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ रोड। ठीक है, चलो ये बात आई। और ये 0 होता है, ये आपने अभी हल समझ लिया। एग्री? चलो अब देखो, एक स्यूडो फोर्स भी होता है। देखो आप ऐसे समझ लो कि लॉज ऑफ मोशन में जो थर्ड लॉ था ना न्यूटन का, वो कहता था एवरी रिएक्शन एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगा। तो अगर इनसाइड में एक फोर्स काम कर रहा है वो mv²/r हो, तो इसके जस्ट इक्वल और अपोजिट दूसरी दिशा में काम करेगा फोर्स, उसको बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अप केंद्रीय एक होता है अभी, अभी यानी कि इनसाइड में, और अप यानी कि बाहर साइड में। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट बराबर होता है किसके? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के। बात समझ में आई? मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है। जैसे जो चकती होती है ना, जिस पर हम बैठते हैं या खड़े रहते हैं और उसको राउंड राउंड घुमाओ, तो आपको लगता है कि वो चकती मुझे बाहर फेंक देगी। घूम तो रहे हैं हम सर्कुलर पाथ पे, लेकिन लगता है ऐसा कि वो बाहर फेंक देती, तभी तो पकड़े रहते हैं उसको। तो वो किसका उदाहरण है? यही स्यूडो फोर्स। और यही है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जस्ट इक्वल होता है किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक, वही लिखा हुआ है। और जो यूज है फिजिक्स में वो इन्हीं का है। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, या जो दूध से दही निकालने वाला, सॉरी दही से जो हम लोग मक्खन निकालते हैं या जो घी निकालते हैं, वो भी किस प्रोसेस पर आधारित है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, है ना। बहुत सारे इनके उदाहरण हैं। अब देखो क्या है, स्यूडो फोर्स इक्वल होता है और अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। कोई पर्सन जब इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है तो वो इसको फील करता है ना। अच्छा, अब देखो क्रीम सेपरेटर एंड सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, वही वॉशिंग मशीन वाला, और ये वो इसी पर आधारित है। ठीक है, अच्छा क्या है? पार्टिकल को अलग करता है जो डिफरेंट मास के होते हैं इसी लिक्विड में होते, तो उनको अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, है ना। चलो इतनी बात आई। अब देखो जरा, आप पहले ये समझ लो। देखो हमने आपसे कहा, देखो ये, अब हमने आपसे कहा समझना। देखो एक तो होता है ये, एक ये, और एक ये। हमने मान लो आपसे कह दिया, लो ये थी बाल्टी, ऐसे बना लूं, ऐसे बना लूं, लो ठीक। और मैं आपसे कह रहा हूं इस बाल्टी में है लिक्विड, पानी है मान लो, और वो भर के घुमाओ, आप ऐसे घुमाओ। अगर धीमे घुमाओगे तब तो वो नीचे आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि इसका जो लिक्विड है वो नीचे ना आए, इसकी कंडीशन क्या होती? या अलग अलग क्वेश्चन में वो पूछता है, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर और यहां पर, इसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं लीनियर वाला, और इसको क्या बोलते हैं? बॉटम अप, बॉटम। ठीक, तो एक तो पहले आप इसको याद कर लो, ये होता है GL, ये होता है अंडर रूट के 3GL, और ये आता है अंडर रूट के 5GL। क्या है ये? वेलोसिटी। क्या है ये? वेलोसिटी। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसमें जो भी लिक्विड भरा है उसका मास तो हमेशा कहाँ काम करेगा? नीचे करेगा ना। अब मुझे बताओ, अगर ये मास काम कर रहा है नीचे, और अगर मैं एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घुमाते हुए कहाँ लगा दूं? ऊपर, तो मुझे बताओ क्या ये लिक्विड नीचे आएगा? नहीं आएगा। तो जनरल केस में आप कहोगे mv²/r बराबर किसके हो जाएगा? mg के होगा। तो बताओ, m से अगर मैं m काट दूं तो v² बराबर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा?
ये कितना है, आर ले लो, ये आर, आर, ठीक। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये किसके आ जाएगा, एम जी के, आर जी, ठीक है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर जी, जी आर, ठीक है ना। वहां एल दे रहा होगा, यहां मैंने आर ले लिया, ठीक है। चलो बाकी क्रॉस चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये तो रहा ना। और अगर मैं बात करूं तो हमेशा, तो कुछ मैं ऐसी कंडीशन बना लूं, एम बी स्क्वायर आर ग्रेटर देन इक्वल क्या है, एम जी। इससे अगर इसको हटाओ तो वी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जी आर हुआ, तो वी बराबर अंडर रूट जी आर। बात समझ में आई। चलो इतनी बात है, जरा इसको में हम क्रॉस चेक कर लें। हम्म हम्म एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक। यहां जो है ना, हमने आर लिया है, अगर वो एल ले लें तो ये हो जाता। यहां आप चेंज कर लो, जी आर, जी आर, और ये जी आर। वो कहे लोएस्ट पॉइंट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 5 GR, इधर 3 GR, और इधर कितनी है, GR। ठीक, यही कंडीशन है किसकी, लिक्विड के नीचे ना आने की। ठीक, आपको बस इतना याद रखना है भाई कि ये जो वेट है वो कहाँ काम कर रहा है, नीचे, और सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर अपॉन आर कहाँ काम करेगा, ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये केस अपना हो गया। अब ये हो गया। अब देखो, इसी में कोई केस दिया है क्या, चलो ठीक है, हो गया। वर्क टाइप हो गए, रोटेशनल मोशन हो गया, रिजिड। हाँ, अब देखो, वर्क सीख लिया है हमने, एनर्जी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जान गए, जो सेंट्री सर्कुलर मोशन था उसकी भी छोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ठीक, अब देखो, जो एक छोटा सा टॉपिक बचता है उसको बोलते हैं हम पावर। क्या बोलते हैं, पावर। आप पावर से परिचित होंगे। एनर्जी जो है ना, वो डूइंग वर्क की कैपेसिटी है, कार्य करने की क्षमता। मतलब एनर्जी जो है वो कार्य के जैसी ही है, लेकिन जब टाइम की बात आती है कि कितने टाइम में कितना वर्क आपने परफॉर्म किया, तो कार्य करने का जो दर होता है उसी को हम पावर या शक्ति बोलते हैं, है ना। आपको पता है सर, इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है। बड़े मात्रक में क्या होता है, किलोवाट होता है। और हॉर्स पावर किसका मात्रक है, तो आप कह दोगे 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। और हॉर्स पावर भी शक्ति का ही मात्रक है। ठीक, अच्छा, कभी कभार ये पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक, कभी पूछता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, और कभी पूछता है मिली, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक। तो आप ध्यान देना, ऊर्जा जो है ना उसका मात्रक है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर मेगा आ गया तो यही सेम लिखने के बाद मेगा के लिए 10⁻6 कर देना। और मिली अगर हो तो 1.6 10⁻19 तो चलाना ही, और मिली है ना तो 10⁻³ कर देना। ठीक है, अच्छा, वो पूछता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। देखो ये, देखो ये दे रहा, देखो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, देखो यहाँ पे ये जूल किसका मात्रक है, एनर्जी का। ठीक है ना, चलो इतनी बात समझ में आई। चलो
अगर थोड़ा सा और मैं ऐसे कर लूँ कि ये है पावर, कार्य करने का दर, और W को मैं लिखता हूँ F.S और इसको मैं लिख दूँ T, और F को ऐसे ही लिख के S/T कर दूँ, तो विस्थापन की दर को ही तो वेलोसिटी बोलते हैं, ये V। तो पावर क्या निकल के आया, FV। और पावर कैसा है, तो आप कहोगे अदिश, और अदिश के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हो जाएगा FV cos थीटा। ठीक है, देखो वही लिखा है, जहां एंगल क्या है, F और V के बीच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक काम करो आप, 1 किलो वाट आवर, किलो को हटाओगे तो 10⁻³ लगाओगे, वाट जो है, वाट तो रहने दो वाट, किलो वाट को मैंने वाट बदल लिया, और आवर को अगर मैं सेकंड में बदलूंगा, आप कहो 1 घंटे में कितने मिनट, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, 6×6 = 36, 100, और ये 10⁻³ 1 2 3, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ क्या आया ये, वाट। क्या आया ये, वाट। ठीक, क्या यहाँ पर ये गड़बड़ दिया क्या, 1 किलो वाट आवर, किलो वाट को वाट में बदल दिया। तो देखो ये भी सेकंड चल रहा ना, वाट सेकंड भी तो है ना, है ना, बताओ। और देखो मैंने क्या बताया आपको, पावर एक्चुअली में होता क्या है, कार्य करने की दर, यही तो होता। तो देखो ये जो वर्क है ना, वो P और T आएगा, और देखो ये आया वाट और ये आया सेकंड, ये है वाट और ये है सेकंड, तो मुझे बताओ यही तो वर्क है, और यही वर्क कितना आएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक, कन्वर्ट किया है उसने किस में, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट वाला। ठीक, चलो ये बात आपको क्लियर हुई। चलो अब छोटा सा टॉपिक है अपना एक, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के पहले आप एक चीज समझ लो, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। थोड़ा सा मॉडिफाई अगर इसको कर दो तो क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र। हम्म, तो किसी भी बॉडी का वह पॉइंट जहां पर उस बॉडी का पूरा मास केंद्रित रहता है, द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र। एक मिनट रुको, हाँ, तो किसी भी बॉडी का वह बिंदु जहां पर उस बॉडी का, उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस बॉडी का द्रव्यमान केंद्र। ठीक, अब जैसे जो सममित आकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि एक स्केल है, या एक शीशा झूला है, या एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो जो भी यूनिफॉर्म होगी और सममित आकृति होगी, उसके लिए जो द्रव्यमान केंद्र है वो बिल्कुल उसके जो ज्यामितीय बिंदु होता है वहां पर काम करेगा। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया ये एक रॉड है ना, मान लो कह दिया ये एक रॉड है, आप कहोगे सर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पर काम करेगा। ऐसे ही ये मान लो एक झूला है, शीशा झूला, आप कहोगे कि अगर यहाँ पर आप हो और यहाँ पर आप हो, तो अगर वेट में चेंज है, यहाँ दोनों फोर्सेस में चेंज है, तो कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये कहाँ आ जाता है, सेम सीधी पोजीशन में। तो हम इसको कर क्या रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी सममित या यूनिफॉर्म है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये है वर्ग, तो आप कहोगे वर्ग के लिए सर
इनके विकर्णों का कटान बिंदु। अच्छा, मैं कह दूं सर ये है एक प्लेट टाइप का ट्रायंगल, तो कह दोगे माध्यिकाओं का कटान बिंदु, है ना। इनके लिए पूछा जाता है कभी कभार, है ना। तो ये आप वर्ड जानो कि वह पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का संपूर्ण द्रव्यमान निहित मानते हैं, उस पॉइंट को हम गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब यहीं पर एक लाइन आती है या टर्म आता है जिसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड। तो देखो कोई भी बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो अगर जो बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो चेंज ऑफ पोजीशन है वो ना हो, आप कोई भी फोर्स लगाओ, पूरी बॉडी का हो अलग, लेकिन उनका जो इंटर ऑटोमिक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो, तो उस पिंड को हम क्या मानते हैं, दृढ़ पिंड। ठीक है। अब जो बात आती है रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में आप पृथ्वी को ही ले लो। तो पृथ्वी की दो गति होती हैं, है ना। एक को बोलते हैं रिवॉल्विंग और एक को बोलते हैं परिक्रमण और परिभ्रमण, रोटेशनल और क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन तो क्रांति हो गई रोटेशनल मोशन और रिवॉल्विंग मोशन। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल। लेकिन अगर वो सूर्य की भी परिक्रमा करती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक होते हैं रोटेशन, है ना, अपनी अक्ष पर रोटेट कर रही है और सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। क्या कर रही है, रिवॉल्व। तो जो हम लोग रोटेशनल मोशन में लेते हैं वो कोई पार्टिकल है अगर अगर वो किसी एक्सिस पर रोटेट करे, किस पर रोटेट करे, किसी एक्सिस पर, तो उसका जो मोशन है उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है। अच्छा, अब आप पृथ्वी को ही लो, तो मुझे बताओ अगर वो अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है और पूरा का पूरा रोटेट कर रही है, तो मुझे आप बताओ हर एक पार्टिकल अगर आप लोगे और उस पार्टिकल को पृथ्वी की अक्ष से मिलाओगे, तो बताओ वो जो पार्टिकल है, वो जो एलिमेंट है या वो जो छोटा सा पॉइंट है, ग्लोब देखा है ना, ग्लोब को बताओ उसमें से एक छोटा सा पार्टिकल लो, तो वो इस एक्सिस के अराउंड ही तो घूम रहा। तो पूरी की पूरी जो ग्लोब है वो तो रोटेशनल मोशन ले रही है, उसका जो छोटा सा पॉइंट है वो कैसा मोशन ले रहा है, सर्कुलर। वो कैसा मोशन ले रहा है, सर्कुलर। बात समझ में आई। देखो अब वही लिखा हुआ है यहां पर कि कहाँ गया, हम्म, पीछे है क्या, देखो देखो लिखा है क्या, व्हेन अ बॉडी रोटेट्स, कोई बॉडी है वो रोटेट करती है, घूमती है अबाउट ए फिक्स एक्सिस, इट इज सेड टू परफॉर्म ए रोटेशनल मोशन, है ना। और ये जो एक्सिस है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इन रोटेशनल मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर, बताया ना मैंने अभी, पूरा ग्लोब तो रोटेट कर रही है लेकिन छोटा सा पार्टिकल सर्कुलर मोशन ले रहा है। एंड द सेंटर ऑफ ऑल दीज सर्कल्स, जो भी पार्टिकल आप ले रहे हो उसका एक्सिस से आप अगर मिलाओ तो वो किसको दर्शाएगा, वो किस पर लाई करेगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, है ना। यहां उदाहरण दे रहे हैं कि जो रोटेटिंग है ब्लेड की, ब्लेड जो है ना वो तो सर्कुलर है ना, लेकिन वो जो ब्लेड जिनसे जुड़ी है वो कैसा कर रहा है, रोटेटरी मोशन। देखो वही लिखा है। अब रिजिड बॉडी की डिफाइन की गई है, तो रिजिड बॉडी वह है इन विच देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एमंग द पार्टिकल ऑफ द बॉडी ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो पार्टिकल हैं वो डिस्प्लेसमेंट ना हो उनका, वो क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी। ये था देखो सेंटर ऑफ मास, है ना। तो देखो
वही कह रहा है जहां पे सारा मास केंद्रित होता है। अब वो स्टेटमेंट के तौर पे आपसे कह दे कि सेंटर ऑफ मास विद इन द बॉडी बॉडी होनी चाहिए या आउटसाइड द बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी डिजाइन है, जैसे रिंग है, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो रिंग पर ना हो के बाहर होता। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है? बॉडी में भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक, तो लिखा देखो यही है, ए पॉइंट विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। हम मान लें कि उस बिंदु पर ही उस पूरी बॉडी का मास केंद्रित है। अब वो बाहर भी हो सकता है और वो बॉडी में भी हो सकता है। ठीक, फिर लिखा है स्फीयर सिमेट्रिकल है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर भी सिमेट्रिक है, रिंग भी सिमेट्रिक है। तो देखो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है? ज्योमेट्रिक सेंटर पर। जैसे ठोस गोले का कहाँ होगा? गोले के केंद्र पर। खोखले गोले का कहाँ होगा? तो गोले के बाहर, मतलब गोला जो खोखला है ना उसी का जो सेंटर है वहां, मतलब हवा वाली चीज में। ठीक, फिर कह दे, फिर कहे द सेंटर ऑफ मास, ये तो अभी बताया ना वही। जैसे देखो रिंग है, हॉलो स्फीयर है और हॉलो सिलेंडर है, इनके लिए कहाँ होता है? कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी वेयर देयर इज नो मटेरियल, है ना। खोखली अगर आप गेंद लो तो बाहर अगर है तो वहां बाहर जहां सेंटर ऑफ मास है क्या वहां पे मटेरियल है? नहीं है। सिलेंडर आप लो खोखला, तो वहां पर जहां हम एग्जिस्ट मान रहे हैं मास, वहां एक्चुअल में मटेरियल है? नहीं है। ठीक, चलो इतनी बात होगी आपकी किसकी? सेंटर ऑफ मास की। अब देखो हमको सीधा आना है किस पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कुछ ऐसे समझ लो कि जब हम जड़त्व की बात कर रहे थे ना, तो जड़त्व में हम ले रहे थे कि जिसका मास होगा ज्यादा उसका जड़त्व क्या होगा? ज्यादा। लेकिन जब कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन ना करके, रेखीय गति वाले मोशन को ना करके रोटेटरी मोशन करेगी, तो वहाँ पर हम बिल्कुल जड़त्व जैसी ही अवधारणा को यूज करेंगे, जिसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जहाँ पे आई होगा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो किसके बराबर होगा? एम आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने देखो ये रॉड ले ली और इस रॉड को इस एक्सिस के अराउंड में घुमाया। क्या किया? घुमाया। तो जब घुमाएंगे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आता है एम एल स्क्वायर बाई 12। और आएगा वो किस फॉर्मूले से? तो इसी फॉर्मूले से जिसको बोलते हैं एम आर। ऐसे हमने ये ले ली कोई एक्सिस, क्या ले ली? कोई एक्सिस, और इससे आर दूरी पर एक पॉइंट को घुमाया। ठीक है, जैसे ये पंखा था ऐसे ऐसे घुमाया। मुझे बताओ जो हम इनर्शिया लेंगे वो मास और साथ में यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या कर देंगे? स्क्वायर। यही आ जाएगा आई बराबर एम आर स्क्वायर, है ना। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इनके बहुत सारे हैं। जैसे डिस्क आता है और सर्किल आता है, तो जो साइकिलिस्ट लेते हैं वो जो अपना जो टायर लेते हैं उसका जो रिम होता है वो कुछ ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि उनका जो सारा का सारा मास है वो कहाँ पे आ जाए? रिम पे आ जाए, है ना। वो किस लिए? जिससे अगर हमने ब्रेक लगाए तुरंत रुका तब तो दिक्कत है ना, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम रहे। इस वजह से हम यहाँ पर इनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जाम्पल्स को लेते हैं। ठीक है, जैसे साइकिल है, रिक्शा वाले हैं, ये हैं, देखो कह रहा है ना,
रिम पर ही केंद्रित कर देते हैं बहुत सारा मास। तिल्लियां है ना, तिल्ली की अपेक्षा रिम पर ज़्यादा रहता है ना, वही किसके लिए, थ्रू स्पोक्स। ठीक है, तीलियों के द्वारा सारा का सारा मास किस पर, रिम पर। वैसे ही और भी उदाहरण है, वही सेम रोटेशन वाला। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको वैसे ज़रूरत है नहीं, है ना, क्योंकि रिंग का हुआ या बहुत सारे जो फिगर होते हैं ना, जैसे हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ना, सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। आना है नहीं वो यहाँ पे, इतना समझ लो कि पूरा का पूरा मास आपने एक सेंटर पे केंद्रित कर दिया, और उस एक्सिस, जिस एक्सिस पर रोटेशन हो रहा है, उस एक्सिस से उस मास की डिस्टेंस को मिला दिया, तो वो जो है वो देगा क्या, आई बराबर एम के स्क्वायर। जहां ये जो के है ना, वही कहलाएगी रेडियस ऑफ गायरेशन। ये बराबर क्या आ जाएगा, √I/m। यहाँ आपको जरूरत है नहीं वैसे इसकी। ठीक, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई ठोस गोला होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² आता है, तो इसी को क्या एम के स्क्वायर के बराबर कर दो, इससे पहले इसके काट दो, तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, के बराबर √2/5 और क्या आ जाएगा, आर। ठीक, जरूरत नहीं है इनकी। ठीक, अब सीधा मोमेंट समझो कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। तो कभी भी हम किसी बॉडी को, देखो जैसे ये है फोर्स, इसमें डिस्टेंस का गुणा कर दिया, तो इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी क्वांटिटी में अगर आर का आप गुणा कर दोगे, तो उस क्वांटिटी का मोमेंट बोलोगे आप उसको। यहाँ पर क्या है, टॉर्क, और इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ये क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी को हम दर्शाते हैं किससे, टाउ बराबर एफ, है ना। अब ये है कैसी, फोर्स वेक्टर, टॉर्क भी वेक्टर, तो वेक्टर के रूल से ही हम टॉर्क की दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो वो कह क्या रहा है इन सब में, देखना आप। सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला, टॉर्क बराबर एफ क्रॉस आर। एक्चुअली में होता है आर क्रॉस एफ, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में चेंज होता, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता। हाँ, अब बताओ, गेट है और गेट को मैं खोल रहा हूं, तो अगर किनारे से पकड़ के खोलूं तो खुल जाएगा, लेकिन जहां पर कब्जा लगा वहीं पर इस हैंडल को लगा के खोलने का प्रयास करूं तो नहीं खुलेगा। खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो एक्चुअली में टॉर्क क्या है, जिस एक्सिस पर रोटेट कराकर हम बॉडी को खोल रहे हैं, फोर्स इनटू उस एक्सिस से उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, वही क्या है, टॉर्क। अब देखो क्या है, मात्रक इनका सही वही न्यूटन मीटर होता है ना। कोई बॉडी ऑफ लेसर वेट कैन प्रोड्यूस द सेम टर्निंग इफेक्ट एज द बॉडी ऑफ द हायर वेट बाय एडजस्टिंग देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हल्की हो चाहे भारी हो, आप डिस्टेंस को चेंज करने के बाद उसकी टॉर्क को चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में यही है, क्या है, वही नॉब या हैंडल को एज के पास, ठीक है, ठीक है, जिससे कि हैवी जो है ना वो आराम से खुल जाए। अब देखो वो क्वेश्चन रहेंगे, आप पता लगा लोगे। जैसे स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर में वो जो पकड़ने वाला जो लेते हैं ना, उसको ज़्यादा बना के लेते हैं ना, वो भी किसका उदाहरण है, टॉर्क का। ठीक है, देखो लिखा हुआ है यही। ठीक, इधर बात आ गई किन की, हम्म, ये तो हो गई बात आप अपनी टॉर्क की, है ना। अब देखो
जैसे जो रोटेटिंग, समझो देखो, ऐसे ले लो, जब रोटेशनल मोशन आएगा ना, रोटेशनल मोशन में हम दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी लेंगे। एक तो लेंगे जिसको बोलेंगे हम हाफ एम बी स्क्वायर, जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो, और साथ में हम क्या लेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसी को बोलेंगे हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, जो कि रोल भी कर रही है, घूर्णन भी कर रही है, और सेंटर ऑफ मास को अगर केंद्र करो तो वो भी सीधा चल रहा है। तो जहां सीधा वाली चीज है, सेंटर ऑफ मास वाली चीज है, वहां लेंगे हम हाफ एम वी आई स्क्वायर, और रोटेशन के लिए हाफ हम क्या लेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब तुलना कर रहे हैं वो, जैसे कह रहे हैं रिंग ले लो, डिस्क ले लो और स्फीयर ले लो, और उनकी रेडियस है वो सेम हो, मास भी सेम हो, फिर वो किसी इंक्लाइंड प्लेन से सेम हाइट से अगर गिरे, तो वो गिरे क्या, चलें, रोटेट करें, तो वो कह रहे हैं द स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट एंड रिंग एट द लास्ट। ठीक है, स्फीयर पहले पहुंचेगा और जो रिंग है वो सबसे लास्ट में पहुंचेगी। अब इनकी अगर तुलना आप कराओगे, जैसे लोगे इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, तब जाके ये डिफाइन कर पाओगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल मैंने पुश और पुल बताया था ना, तो पुल आसान रहता है जबकि पुश में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसी के तहत ये भी आपको बताना है। सीधा सा याद रखो, स्फीयर की ज़्यादा, रिंग की कम। ठीक, अच्छा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है कि रिंग का? रिंग का होता है एम आर स्क्वायर और डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो किसका कम, किसका ज़्यादा? ठीक है, चलो, तो ये है भी बात अपनी इनर्शिया की। अब एंगुलर मोमेंटम में मैं लूंगा कि भाई झूला झूल रहे हैं, हाथ फैला दें, क्या प्रभाव पड़ेगा, झूला झूल रहे हैं और हाथों को समेट लें तो क्या होगा? ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अब जरा यहाँ पर हम्म, 1 मिनट वेट करना, हम क्वेश्चन ले लें। वो क्वेश्चन कहाँ पर है? हाँ देखो, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, अब जो भी आपके पीसीएस में आए हुए हैं या यूपीएससी में, तो आप देख रहे होंगे पैटर्न के 3 3 4 4 क्वेश्चन की मिक्सिंग कर रहे हैं। तो इनको कोई भी प्रकाशन, रुक्मणी या यूथ कंपटीशन या घटना चक्र या परीक्षा वाणी, कोई भी आप लेके नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप लगाओ, उससे आपकी बेहतर समझ होगी। जैसे हम एनर्जिया तक पहुंच गए, मोमेंट ऑफ एनर्जिया तक। अब जैसे मान लो ग्रेविटेशन आया, तो ग्रेविटेशन में क्या वही रूल लग जाएगा, गुरुत्वाकर्षण वाला, केपलर्स के नियम आ जाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, उसी में मैं आपसे अगर कह दूं F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता, दूरी यदि मैं दुगनी कर दूं तो फोर्स क्या कम होगा कि ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा? अगर मास में आधे आधे ले लूं, मतलब m/2 और m/2 ले लूं, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? या मास में भी चेंज कर दूं और दूरी में भी चेंज कर लूं, तब फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? केपलर्स का फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है? या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो किस लॉ में आता है? या ये जो ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनके लिए जो टाइम पीरियड है, वो टी का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूरी के क्यू के बराबर होता है। इस पर भी वो पूछ लेगा। तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो थ्रू आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही जाने पर मिलेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अब उनमें टाइम देना भी तो ज़्यादा टाइम मांगती है ना वो। तो सुनिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओ। जैसे देखो, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ देखो सिखा रहा। मान लो देखो, ये यूपीएससी का ही है, यूपी पीसीएस का। अब जीएस में टैंकर ले जाते हैं,
ऑयल गिर जाते हैं तो बहुत से सारे ऐसे जीव बनाए हैं कि वो ऑयल को ही खा जाते हैं, है ना। तो वो पूछ देखो क्या रहे, एक बैरल में कितने लीटर होता है, बताओ। अगर आपको पता है कि हाँ 160 के लगभग होता है, आप मार लो। सर माइक्रोन, ये होता है माइक्रोन, ये होता है नैनो, ये होता है एंगस्ट्रॉम, ये होता है पीको, ये होता है फेम्टो, है ना। अब वो यहाँ पे मिलीमीटर से पूछवा रहा, तो आप कह दो कि भैया पहले मीटर में बना दो, और एक मीटर में कितने मिली होते हैं, तो 10⁻³ होते ना, होते। माइक्रोन में मीटर, और एक मीटर में कितने मिली, तो 10⁻³ तो बताओ 1/10⁻³ आ जाएगा। यही क्या देगा, 1 पास्कल। अब आप कहो पास्कल किसकी इकाई है, तो मैंने बताया था टॉर पास्कल दाब, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर, बताया था। यही प्रतिबल के लिए भी बताया था, है ना। चलो ऐसे ही देखो पारसेक का भी डिस्कशन हुआ था, किसका मात्रक है, दूरी का। भैया प्रकाश वर्ष किसकी, सर दूरी की। पारसेक और दूरी में जो संबंध होता है वो बताओ कितना। अब अगर आप निकालने बैठो तब तो टाइम किलेंगे, और अगर आपको आता है तब आप आराम से कर ले जाओगे, कर लोगे ना। जैसे चेक करना क्या इसका 3.25 होता है, कार्य पढ़ लिया, जूल होता है, वैसे ही बढ़ते चले जाओ, है ना। अब जैसे देखो यही देख लो, मान लो डेसिबल, ध्वनि, ऊर्जा है। 3 टाइप से, पराश्रव्य, अपश्रव्य और श्रव्य, जिनको हम पता ही नहीं लगा पाते हैं क्या है, वो क्या है, पराश्रव्य। जो सुनाई ही नहीं पड़ती उनको क्या बोलते हैं, श्रव्य, अपश्रव्य। और जिनको हम नॉर्मल सुन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, श्रव्य। कौन सी सिचुएशन होती है जब श्रव्य होता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति, 20 से कम हर्ट्ज की आवृत्ति, और बात करो 20,000 से ज्यादा, उनको हम पराश्रव्य में डालते हैं। तो अगर ध्वनि है, देखो ये है ना डेसिबल, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति कह लो, हॉर्स पावर, अभी हल बताया शक्ति की। समुद्री मील, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, और सेल्सियस ऊष्मा, ऊष्मा की होती है कि ताप की होती है, सोच के बताओ आप। ऊष्मा की होती है कि ताप की, नॉट होता है समुद्री मील, नॉट बोलते हैं ना, नॉट, है ना। नॉट जो है वो किसकी इकाई है, नौ संचालन में समुद्री, नौ संचालन में दूरी की इकाई। ठीक है, बताना जरा इसमें कौन सा सही होगा, 1 मिनट रुकना। कौन सा क्वेश्चन है ये, 13वां। 13वीं का आंसर जो दे रहा है वो दे रहा है डी, ऊष्मा। ताप की इकाई होती ना, ताप जो है ना, टेम्परेचर उसकी होती है ना सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अब देखो ये सीधा पूछ लिया है 1 बार, ये लिखा ही हुआ है क्या, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, 1 बार। यहाँ मिलाना है, अभी हल बताया। मान लो आप जानते हो कि वाट शक्ति की, तो ए का क्या मिला दो, 4, देखो यही दिया है, आगे बढ़ जाओ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाते जाओ, है ना, और आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखो सब क्वेश्चन भरे रखें, किसकी खोज किसने की, कैसे क्या हुआ, देखो ध्वनि की तीव्रता, एम्पियर, सबको आप कैपेबल होगे करने में, आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, कल देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशन से। ठीक है, ग्रेविटेशन से कल देखते हैं।